हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले लेसन इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे। देख सकते हो यहाँ पे ये सेल का स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर, और ये देख रहे हो ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब हम लोग थोड़ा और इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। अब देखो, क्रोमोसोम्स आर थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द डीएनए। वो एक्चुअली में क्या कैरी करते हैं, जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं। अभी क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे डीएनए रहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर लो, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ एक्चुअली डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। उस पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ डीएनए एंड डीएनए आर मेड अप ऑफ जीन्स। ठीक है, तो ऐसा अंडरस्टूड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्रोमोसोम्स के बारे में देखना चाहेंगे। देखो क्रोमोसोम्स, अभी क्रोमोसोम्स मैंने बता दिया आपको, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अभी क्रोमोसोम्स टोटल होते कितने हैं? क्रोमोसोम्स आर एक्चुअली 23 पेयर्स। 23 पेयर्स यानी 46। ठीक है, उसमें से भी पार्टीशन किए जाते हैं 22 पेयर्स यानी 44, और एक पेयर अलग से मीन्स 2, एक पेयर। अब इनके नाम अलग अलग होते हैं। 22 पेयर्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं, ऑटोसोम्स कहते हैं, और ये दूसरे वाले पेयर को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये ऑटोसोम्स का क्या फर्क, ऑटोसोम्स ये जो क्रोमोसोम्स है 22 पेयर, इनको हम ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो बाकी का एक पेयर है जिसमें 2 क्रोमोसोम, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, पेयर यानी 2। तो अब देखो, अभी ऑटोसोम्स क्रोमोसोम के अंदर सेल्स, जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल्स। क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल्स। और ये जो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम कहते हैं जर्म सेल्स। क्या कहते हैं? जर्म सेल्स। ठीक है, अभी जर्म सेल्स, सोमैटिक सेल्स। ओके, सोमैटिक सेल्स के अगर एग्जाम्पल बताना चाहूँ मैं, तो सोमैटिक सेल्स एक्चुअल में क्या होता है, हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं। बॉडी सेल्स जो लाइफ टाइम हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करते हैं। मीन्स जर्म सेल्स को छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जर्म सेल्स का एग्जाम्पल लो तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जैसे स्पर्म एंड ओवा। ठीक है, ये सब क्या हो जाते हैं, जर्म सेल्स हो जाते हैं। और इनको छोड़कर जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या काम करते हैं, बॉडी के डेवलपमेंट में काम करते हैं। मैंने इनकी क्वांटिटी मेंशन कर दी है। ये क्रोमोसोम्स के पेयर्स थे और ये सेल्स के टाइप थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सोमैटिक और सेल के लिए और जर्म सेल्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स कौन से प्रोसेस से डेवलप होते हैं, माइटोसिस प्रोसेस से डेवलप होते हैं। और जर्म सेल्स कौन से प्रोसेस से डेवलप होते हैं, मियोसिस प्रोसेस से डेवलप होते हैं। कौन से प्रोसेस से? मियोसिस प्रोसेस से। अब माइटोसिस प्रोसेस क्या है? माइटोसिस इज डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स। माइटोसिस क्या है? डिवीजन ऑफ बॉडी सेल्स। और मियोसिस क्या है? डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स। ठीक है, तो आपको क्लियर रहना चाहिए। आपको मैं हैप्लोइडिटी और डैप्लोइडिटी का कंडीशन बता देता हूँ कैसा होता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्लोइडिटी मीन्स हमारे जो क्रोमोसोम्स की कंडीशन होती है वो 2n कंडीशन होती है। ठीक है, जिसको हम डायप्लॉइड कंडीशन बोलते हैं। n मतलब हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, क्रोमोसोम्स डायप्लॉइड कंडीशन में रहते हैं। तो अभी देखो क्या होता है, माइटोसिस के अंदर 2n किस में कन्वर्ट होता है, 2n, और 2n 2n मीन्स एक्चुअली में क्या होता है, ये अपनी कंडीशन को रिस्टोर कर रहा है। डायप्लॉइड में ही रहता है सोमैटिक प्रोसेस के अंदर। ठीक है, और उस डिवीजन का नाम क्या होता है, माइटोसिस। सोमैटिक सेल्स का नाम है, माइटोसिस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, और इधर क्या होता है, 2n सेल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू 2n एंड 2n। बट जर्म सेल्स के प्रोसेस में क्या होता है, जर्म सेल्स के प्रोसेस में मीन्स जर्म सेल्स के मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, मियोसिस प्रोसेस में होता है 2n gets converted into n and then further gets converted into n। मतलब यहाँ पे जो जर्म सेल्स थे डायप्लॉइड से 4 डॉटर सेल्स बनाए जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2n ने 2 डॉटर सेल्स बनाए। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आपको मैंने बताया
बेसिक से कॉन्सेप्ट, अब थोड़े बहुत ये भी देख लेते हैं। क्रोमोसोम्स के बारे में बता दिया है मैंने आपको। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? थ्रेडेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डीएनए। ओके, अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वेरिएशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो अब इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी समवट दे आर सिमिलर। अब देखो होता है क्या? हेरिडिटरी होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। वन जनरेशन से अनदर जनरेशन जब कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होती है, मतलब अभी मैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखता हूँ, मेरे पेरेंट्स का कैरेक्टर मेरे अंदर आया, तो जो कैरेक्टर्स है वो कैसे हुए हैं? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, एक्चुअली में ट्रांसमिट हुए हैं। ठीक है, अब देखो और वो किससे ट्रांसमिट हो रहे हैं? जैसे कि हमने देखा क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब वेरिएशंस क्या होते हैं? वेरिएशंस होते हैं डिफरेंसेस। अभी देखो अभी दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, आपको पता है रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन भी दो तरह के, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स होते हैं? 2 पेरेंट्स। असेक्सुअल में 1 पेरेंट। सेक्सुअल में क्या होता है? तो ठीक है, मैंने बताया कि सेक्सुअल 2 तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ नेचुरल प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्व्स। मतलब जो लिविंग थिंग्स होते हैं अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। 2 तरह के थे, सेक्सुअल और सेक्सुअल। मैंने इनको मार्क कर लिया ताकि आपको इनके बीच में डिफ्रेंशिएट हो पाए। देखो सेक्सुअल में कितने पेरेंट्स होते हैं? 2। असेक्सुअल में 1। असेक्सुअल में क्या होता है? जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं या फिर यंग वंस रहते हैं या फिर बेबीज रहते हैं वो एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह सेम रहते हैं। और सेक्सुअल में दे आर डिफरेंट, मतलब उनमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, मतलब कंप्लीटली एकदम एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह वो सेम नहीं रहेगा, डिफरेंसेस रहेंगे वहां पे, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या है? पेरेंट्स और यंग वंस के बीच का जो डिफरेंसेस है। वेरिएशन क्या है? पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। ट्रांसमिशन मैंने हेरिडिटरी आपको बताया है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? हेरिडिटरी कहते हैं। अब जेनेटिक्स पे आते हैं। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हुए। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स। अब जीन्स की जितनी भी स्टडी करते हो उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ जीन्स इज नोन एज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक टर्म किसने लाया था? विलियम बैटिसन नाम का साइंटिस्ट था, उसने ये टर्म किया था। ठीक है, विलियम बैटिसन ने। वेरिएशन तो हो चुका है एक बार। ठीक है, मैंने वेरिएशन के बारे में आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वही इंडिविजुअल है जिन्होंने एक जेनेटिक्स का फाउंडेशन लेआउट किया है। ठीक है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने पाइसम सेटिवम मीन्स ग्रीन पीस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके हमें ये बताया कि एक्चुअली में जीन्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं या फिर हाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, उनके रिसर्चेस लोगों के काम आया और वो जो ट्रूथ मिला उनको कि हाँ जो ग्रेगर जोहन मेंडल ने बोला था वो ट्रूथ था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं ग्रेगर जोहन मेंडल। इन्होंने 3 लॉ बनाए थे। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सेटिवम पर और इनके 3 लॉ थे, वो आपको क्लियर रहेंगे। मैं आगे के लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, तब तक के लिए नाम बता देता हूँ। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये सब आपको आगे के लेक्चर्स में मैं डीप में बताने वाला हूँ। 3 नाम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होना चाहिए। इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और ये जो 3 लॉ के मैंने आपको नाम बताया उनको कहा जाता है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब थोड़ा इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं। ठीक है, इनका बर्थ हुआ था 1822 में, 1822 टू 1884। ठीक है, इनका ये डेथ ईयर है। अब इन्होंने 1865 में क्या किया था? 1865 में एक पेपर पब्लिश किया था, एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करके पेपर था, पब्लिश किया था। और कहाँ पे? एट द मीटिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रोन। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रोन में इन्होंने पब्लिश किया था वो पेपर और इनकी जो रिसर्चेस थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और
अब देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अभी देखो फॉर एग्जांपल वो टॉल है, मीन्स सॉरी टॉल नहीं, जिससे अभी हाइट होता है, हाइट हाइट एक तरह का कैरेक्टर हो गया। कलर एक तरह का कैरेक्टर हो गया। जो फीचर बता रहा है ऑर्गेनिज्म का वो क्या हो जाता है? कैरेक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? कैरेक्टर। अभी देख लिया कैरेक्टर देख लिया हमने। अब ट्रेट क्या होता है? अभी फॉर एग्जांपल अभी हाइट देखा, हाइट में भी दो टाइप, टॉल डॉफ। टॉल और डॉफ ये क्या हो गया आपके? ये आपके ट्रेट हो गए, समझा? ट्रेट क्या हो जाता है? एक इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है, जैसे एग्जांपल कैरेक्टर देखा मैंने, वो क्या हो गया? हाइट या कलर। अभी ट्रेट क्या हो गया? टॉल या डॉफ। अभी कलर की भाषा में बोले तो रेड या वाइट। समझ रहे हैं आपको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या आते हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ग्रेगर जोहन मेंडल के बारे में बताया था। ग्रेगर जोहन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने जो भी अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उन्होंने एक कहा था कि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कैरेक्टर्स कैरी करने के लिए, उनको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स, जिनको आज हम कहते हैं जीन्स। क्या कहते हैं? जीन्स। ठीक है, एक्चुअली में फैक्टर्स नाम था, उनको बाद में मॉडिफाई करके जीन्स नाम दिया गया। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए? एक यूनिट ऑफ हेरिडेटरी, जैसे कि मैंने जीन्स कहा। ठीक है, वो क्या रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? कैरेक्टर्स कैरी करते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसमिट करते हैं। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? ये फॉर्मेशन प्रोसेस को हेरिडिटी प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं नीचे। जीन्स। जीन्स अभी मैंने बताया कि फैक्टर्स और जीन्स सेम ही होते हैं। तो अभी जीन्स को मॉडर्न टर्म्स में हम कहते हैं ये एक सेगमेंट होता है डीएनए का। किसका सेगमेंट होता है? डीएनए का सेगमेंट होता है। किसका सेगमेंट? डीएनए का सेगमेंट, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, क्योंकि कैरेक्टर्स यहीं पे स्टोर होते हैं। कैरेक्टर्स स्टोर रहते हैं इसके अंदर और वो ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जीन्स का टर्म किसने लाया था? जोहानसन का नाम का एक साइंटिस्ट था, रिसर्चर्स था, जिसने आपको ये टर्म दिया, जोहानसन। और मैंने एक और बताया, जेनेटिक्स का टर्म किसने लाया था? बैटिसन ने लाया था। ठीक है, जेनेटिक्स का टर्म बैटिसन ने लाया था। ओके, विलियम बैटिसन। अब आते हैं नेक्स्ट, जीन्स हो गया। ओके, एलिल्स पर आते हैं। अब एलिल्स क्या होता है? अभी मैंने बताया फैक्टर्स, जीन्स, एलिल्स। एलिल्स मतलब जब दो जीन्स, टू और मोर जीन्स आर कॉल्ड एलिल्स। ठीक है, जब दो या फिर दो से ज्यादा जीन एक साथ रहते हैं उसको हम एलिल्स कहते हैं या फिर एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। ठीक है, एलिल्स कहते हैं या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। ओके, ये भी टर्म बैटिसन ने ही लाया था। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए, ये टर्म भी बैटिसन ने ही लाया था। एलिल्स क्या होते हैं? जीन्स या जीन टू और मोर जीन्स। ठीक है, तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करना चाहूंगा, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। फिनोटाइप होता है एक्सटर्नल फीचर। अभी वो सामने से कैसा दिख रहा है, मीन्स टॉल है, डॉफ है, रेड कलर है, व्हाइट कलर है, एक्सटर्नल फीचर जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप। ठीक है, अब उसी एक्सटर्नल फीचर को अगर हम लोग जीनोटाइप या जीन्स के फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे टॉल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी, कैपिटल टी। डॉफ को रिप्रेजेंट करते हैं, डॉफ मतलब छोटा, स्मॉल टी। ये जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं इनको हम लोग क्या, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। और एक्सटर्नल फीचर को जैसे टॉल, डॉफ, रेड कलर, व्हाइट कलर, ये सब क्या हो गए, फिनोटाइप हो गए। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है? जैसे मैंने तुमको बताया कि ये जो जीन्स का रिप्रेजेंटेशन है इस तरह से करते हैं। अब जीन्स के रिप्रेजेंटेशन में भी देखो, जब कोई भी इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनिज्म के पास सेम एलील होते हैं, सेम एलील यानी डबल टी, स्मॉल टी, देखो सिमिलर है, ये कंप्लीट टॉल, ये कंप्लीट डॉफ, ये क्या हो गए, होमोजाइगस। हाँ, तो होमोजाइगस क्या था? देखो, होमोजाइगस मैंने बताया कैपिटल टी ये टॉल होता है, स्मॉल टी ये डॉफ होता है, ये जीनोटाइप रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये देखो कंप्लीटली टॉल है और ये कंप्लीटली डॉफ है, दिख रहा है तुम्हें, इसलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं होमोजाइगस, कहते हैं होमोजाइगस। अब हेट्रोजाइगस क्या होता है? एक कैपिटल टी मतलब एक एलील टॉल का, एक एलील डॉफ का। ठीक है, वैसे ही दूसरा एक एलील राउंड का, एक एलील रिंकल का। अब ये होता क्या है, देखो अभी जो जोहन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या यूज किया था, बहुत सारे अलग अलग ग्रीन पीस के प्लांट्स यूज किए थे, जैसे टॉल, डॉफ, वैसे ही प्लांट्स के जो सीड्स थे
मतलब ग्रीन पीस के जो सीड्स थे राउंड थे, रिंकल थे, मतलब उन्होंने अलग अलग फैक्टर्स यूज किए थे। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया राउंड एंड रिंकल्ड। मेरे को बताना ये था कि होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। जब दोनों एलील सेम रहते हैं कंप्लीटली तो उसको होमोजाइगस कहते हैं, और जब दोनों एलील डिफरेंट रहते हैं, एक टॉल एक डॉफ, वो हेटेरोजाइगस। राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होना चाहिए, मतलब टॉल और डॉफ, राउंड और रिंकल्ड, तो उस समय हम लोग क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस। देख सकते हो आप, हेटेरोजाइगस। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अब आते हैं डोमिनेंट पे। अभी मैंने आपको कैपिटल टी स्मॉल टी बताया, आर बताया, स्मॉल आर बताया। देखो अब होता है क्या, ये होता है टॉल के लिए, ये होता है डॉफ के लिए, ये होता है राउंड के लिए, ये होता है रिंकल्ड के लिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी जो एलील्स होते हैं रिप्रेजेंट होने के बाद उनमें जो हैवी कैरेक्टर होता है, हैवी कैरेक्टर यानी टॉल और डॉफ में हैवी कैरेक्टर कौन है, टॉल है। ठीक है, जो कैरेक्टर हमें दिखता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। ये एक्चुअली में एक तरह का लॉ भी है, वो लॉ आगे आने वाला है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही कहता है कि जो एलील्स या फिर जीनोटाइप्स होते हैं, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इनमें देखो आपको हैवी कैरेक्टर मिलेगा टॉल, और जो हमारा आने वाला जीन्स होगा उसमें हमें टॉल ही दिखेगा, टॉल कैरेक्टर। ठीक है, वैसे राउंड और रिंकल्ड में डोमिनेंट क्या है, राउंड है। ठीक है, राउंड सीड मोस्टली डोमिनेंट है, रिंकल्ड इतना डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, जो डोमिनेंट होता है, जो हैवी कैरेक्टर होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर रहेगा आपको, जो हैवी कैरेक्टर रहेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहेगा, उसको हम लोग डोमिनेंट कहेंगे। ठीक है, और वैसे ही एग्जैक्टली जैसे कि हमने अभी देखा टॉल, वैसे यहाँ पे क्या था, ये रिसेसिव कैरेक्टर था, मतलब वीक कैरेक्टर। जैसे टॉल और डॉफ में वीक कौन है, डॉफ है, इसलिए वो रिसेसिव हो गया। ठीक है, वैसे राउंड और रिंकल्ड में वीक कौन सा है, ग्रीन हो गया, सॉरी रिंकल्ड क्या हो गया, रिसेसिव टाइप हो गया, और राउंड क्या था, डोमिनेंट टाइप था। तो आपको डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्लियर ही होगा। ठीक है, हाइब्रिड में देखो मैंने दो जीनोटाइप लिए, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ठीक है, टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉफ रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब इनकी क्रॉसिंग की जाएगी तो मुझे चांसेस क्या मिलेंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो इनमें से हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस मतलब एक कैपिटल जीनोटाइप, एक कैपिटल एलील, एक दूसरा स्मॉल एलील, इस वजह से इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाइब्रिड रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हाइब्रिड, क्योंकि हेटेरोजाइगस फॉर्म में। अब मोनोहाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड भी कुछ ऐसा ही है, जब क्रॉसिंग की जाती है दो इंडिविजुअल के बीच में, जब क्रॉसिंग की जाती है और एक पेयर ऑफ कैरेक्टर लेते हैं हम लोग। जैसे एक पेयर क्या कैरेक्टर लिया हमने, टॉल कैरेक्टर लिया है, यहाँ पे डॉफ कैरेक्टर लिया है, ये एक पेयर ऑफ कैरेक्टर है। हाइट की बात चल रही थी, उसमें टॉल और डॉफ, जब मैं एक कैरेक्टर ले रहा हूँ तो वो क्या हो जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। कैसा हो जाता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिमिलरली अब देखो मैं डाई बोल रहा हूँ, डाईहाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या, दो कैरेक्टर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल टी यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल, दूसरा यूज करूंगा राउंड, वैसे ही दूसरा कैरेक्टर डॉफ और रिंकल्ड। देखो यहाँ पे मैंने दो कैरेक्टर्स यूज किए, तो ये कैसा क्रॉसिंग हो जाएगा, जब मैं क्रॉस करूंगा तो ये डाईहाइब्रिड क्रॉसिंग हो जाएगा। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ, और डाईहाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते F1 जनरेशन। F1 जनरेशन क्या होता है, अब F1 जनरेशन होता है, देखो कभी भी अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो मैंने लिया है पेरेंट जनरेशन, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया है, स्मॉल टी से डॉफ रिप्रेजेंट किया है। अब उनमें से एक पेयर में से हम एक गैमेट रिमूव करेंगे। देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, अब इसको क्या कहते हैं, गैमेट्स कहते हैं। जब इनकी कॉम्बिनेशन होगी वो क्या होगा, फर्स्ट जनरेशन। जो पहला जनरेशन रेडी होता है पेरेंट्स से, उसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट जनरेशन। जैसे कि मैंने लिखा है F1 जनरेशन, उसको फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फीलियल जनरेशन भी कहते हैं। वैसे ही इस फर्स्ट फीलियल जनरेशन और यहाँ पे सेकेंड फीलियल जनरेशन, देखो पेरेंट थे, पेरेंट जनरेशन कैपिटल टी, स्मॉल टी, उनके गैमेट्स रिमूव किए। अब गैमेट्स को रिमूव करने के बाद कॉम्बिनेशन किया, कंबाइन हुए, सेल्फिंग हुए, तो सॉरी सेल्फिंग नहीं, कॉम्बिनेशन कहते हैं उसको, कंबाइन हुए, तो जो जनरेशन रेडी हुआ उसको क्या कहेंगे हम लोग, F1 जनरेशन, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब उनको हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, मतलब खुद के साथ सेल्फिंग करेंगे। देखो जब सेल्फिंग किया तो देखो नया जनरेशन रेडी हुआ, F1 जनरेशन देखा आपने। अब F1 जनरेशन का हम क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फिंग। देखो सेल्फिंग के समय हम लोग
क्या करते हैं, एलिज को सेपरेट कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों सिमिलर है तो कोई एक लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी यहाँ लिखा, स्मॉल टी यहाँ लिखा, कैपिटल टी यहाँ लिखा, स्मॉल टी यहाँ लिखा। फिर बाद में कॉम्बिनेशन किया, कैसे कॉम्बिनेशन करते हैं मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जरूर बताऊंगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। तो जो कॉम्बिनेशन रेडी हुआ है, देखो पॉसिबिलिटी एक बार फिर से तभी भी शॉर्ट डेमो में देख लेते हैं। ये कैपिटल टी मैंने नीचे लिया, ये कैपिटल टी आगे लिया, ये कैपिटल टी आगे लिया, ये स्मॉल टी नीचे लिया, ये स्मॉल टी आगे लिया, ये कैपिटल टी नीचे लिया। मतलब एक एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ना है। देखो ये एक स्टेप फॉरवर्ड, ये एक स्टेप फॉरवर्ड, हमेशा याद रखना कैपिटल लेटर हमेशा आगे आता है, ठीक है। तो एक लेटर आगे, एक लेटर आगे, एक लेटर आगे, एक लेटर आगे। ये सब जो जनरेशन पॉसिबिलिटीज रेडी हुए, इसको क्या कहेंगे हम लोग, F2 जनरेशन, यानी सेकेंड फीलियल जनरेशन, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो बहुत तो फिर भी ये वाला मैं एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, इजीली आपको समझ जाए। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, एक स्टेप हमेशा हमें फॉरवर्ड बढ़ना है, कैपिटल टी फॉरवर्ड, ऊपर वाला फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, ये भी फॉरवर्ड, मीन्स आगे बढ़ रहा है वो, ठीक है। ये भी देखो फॉरवर्ड जाएगा, लेकिन मैंने आपको रूल बताया था कि कब हमेशा कैपिटल लेटर आगे होता है, इसलिए ये भी फॉरवर्ड आया, ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा। देखो इनमें दोनों स्मॉल लेटर थे इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ऐसा था, ये जो होता है सेल्फिंग की जाती है। इस तरह से हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हुआ। तो मैं आपसे नोट शेयर कर दूंगा, लिंक पे मिल जाएगा आपको।